किया है, मतलब उन्होंने नोटिस को लिया है। अब कल क्या जवाब आता है उससे करते हैं, उसी पर परसों बजट में पेश होगा तो हमें क्या करना है, फिर हम फैसला करेंगे। ना इस बार हर जगह ब्रेकिंग न्यूज की खबरें चली और ना ही ये चला कि एमक्यूएम एक दहशतगर्द जमात नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये बात मकसूद थी और जिस वक्त ये बात कही जानी थी उस वक्त कहलवाई गई और हर जगह ये खबरें भी चलवाई गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया, बिल्कुल ऐसा ही तो फैसला कुछ अरसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए दिया गया था और उन्हें उस कत्ल में जिसकी में सजा दी गई थी उससे उस वक्त की अदालत और खास तौर पर जस्टिस काजी फाइद ईसा ने क्या फैसला दिया था। बात यह नहीं है, आज एमक्यूएम के हलकों में दो तरह की खुशियां मनाई जा रही है, मगर ना ही उस तरीके की ब्रेकिंग न्यूज हो रही है और ना ही उस तरह की खबरें चल रही है। मगर हुआ क्या, और आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एमक्यूएम ने अब इस्लामाबाद के अंदर की, उसमें फिर से दो धड़े क्यों नजर आए, और इसके साथ साथ वजीर आला सिंध के हवाले से जो खबरें चलना शुरू हुई कि उन्हें अपने ओहदे से हटाया जा रहा है, ये खबर किसने लीक की, क्यों लीक की और उसकी वजह क्या बनी है, आज के प्रोग्राम में ये अहम तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। मगर जो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने की है वो बात मैं 10 साल से कर रहा हूं, क्योंकि ना हम डरे, ना हम झिझके, ना हम घबराए। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। जिस जमाने में तमाम लोग ये बातें कहा करते थे और खास तौर पे सानिया बल्दिया टाउन के बाद ये खबरें चलना शुरू हो चुकी कि अब इसका जिम्मेदार कौन है। अहम नुकता यह था कि जिस वक्त सानिया बल्दिया टाउन पेश आया उस वक्त एमक्यूएम न सिर्फ वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी बल्कि सूबाई हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त की रिपोर्ट में ये बात लिखी गई थी और ये दर्ज किया गया था जीआईटी के अंदर के जनाबे वाला आखिर एमक्यूएम इस मामलात में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। तो उस वक्त की रिपोर्ट में कहा गया था कि जितने लोग उस वाकये में शहीद हुए थे उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक एमक्यूएम से था और एमक्यूएम अपने कारकुनान के लिए कंपनसेशन मांग रही थी कि उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन उसके बाद 2013 का ऑपरेशन शुरू होता है और 2015 में 3 साल बाद ये केस दोबारा खुलता है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी एमक्यूएम पर डाल दी जाती है, जहां पर दो अहम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, एक जुबैर को जो कि उनका कारकुन होता है एमक्यूएम का, और दूसरा अहम शख्स जिसे मलेशिया से गिरफ्तार करके लाया जाता है रहमान भोला को। मगर यह बात उस वक्त ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है कि जब इसमें उस वक्त के एमक्यूएम के सूबाई वजीर को भी शामिल तफ्तीश रखा जाता है और रऊफ सिद्दीकी का नाम इसमें रखा जाता है। 8 साल तक ये केस रऊफ सिद्दीकी तनो तनहा लड़ रहे होते हैं। रऊफ सिद्दीकी इस केस में बार बार हाजिर होते हैं और उनसे बार बार ये सवालात पूछे जाते हैं और उसके बाद रऊफ सिद्दीकी को 8 साल के बाद इस केस में बरी किया जाता है। लेकिन एमक्यूएम के दो कारकुनान को इसका जिम्मेदार करार देते हुए एक खुसूसी पैराग्राफ शामिल करते हुए एमक्यूएम को एक दहशतगर्द जवाब के तौर पर कहा जाता है। इस पूरे 10 साल के अंदर एमक्यूएम का मीडिया ट्रायल होता रहा। एमक्यूएम पर उसके मुखालफिन ये इल्जाम बल्दिया टाउन का लगाते रहे और बल्दिया टाउन फैक्ट्री से हमेशा उन पे इल्जाम लगाते रहे। एमक्यूएम उस वक्त खास तौर पे 2016 के बाद उस दिफाई पोजीशन में आई कि वो उसका जवाब देने से ही कासर रहती थी। हर प्रोग्राम के अंदर उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाता था और उनके मुखालफिन उसके ऊपर तनकीद करते रहते थे। लेकिन 2016 में एमक्यूएम की तकसीम के बाद एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के फैक्टर्स वजूद में आते हैं। मगर इस सारे सिलसिले में एक बड़ा ही ड्रामाई मोड़ उस वक्त आता है कि जब पिछले साल इस केस का फैसला हाई कोर्ट से होता है। पहले इसका फैसला एंटी टेररिस्ट कोर्ट से होता है जिसमें दोनों को मुल्जिमान करार दिया जाता है और उसके बाद हाई कोर्ट से फैसला होता है। हाई कोर्ट के जज साहब बाकायदा इसमें एमक्यूएम के नाम को शामिल करते हैं और एमक्यूएम पर ही बात करते हैं। हैरतंगेज तौर पर उस वक्त जब ये फैसला हुआ और उसके बाद इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए हाईकोर्ट के अंदर इसकी समाअत का सिलसिला शुरू हुआ, तब भी मैंने ये सवाल उठाया था। आप हमारे प्रोग्राम को 10 साल में देख सकते हैं कि 10 साल में हम मुसलसल ये बात कहते रहे कि इसकी कानूनी इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय इसका सियासी ट्रायल किया जा रहा है और हमने हमेशा कहा कि जो भी मुजरिमों से सजा मिलनी चाहिए लेकिन कानून को सियासत से और सियासत को कानून से अलहदा रखना चाहिए। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो सका। 2 दिन से जो इसकी समाअत जारी थी उसमें मैं बार बार आपको सारी चीजें कह रहा था कि क्या हो रहा है और क्या मामला हो रहा है। हैरतंगेज तौर पर अब जो इसकी समाअत शुरू हुई उसमें रऊफ सिद्दीकी को
माइनस किया गया है, लेकिन अगर 8 साल का आप केस उठाकर देखें तो रऊफ सिद्दीकी का इसमें बहुत अहम किरदार है। आज जब तीसरा दिन था इस समाअत का, और इस समाअत पे तीसरी ही समाअत के अंदर ये केस उड़ाकर रख दिया गया। आज जब समाअत हुई तो इसके अंदर खास तौर पर जो फैक्ट्री का मैनेजर था और फैक्ट्री के मालिक के जो बयानात रिकॉर्ड हुए थे उनके ऊपर जिरा हुई। यहाँ पर बार बार इन दोनों के बयानात में तजाद पाया गया, खास तौर पर जुबैर के हवाले से, कि जिसमें जुबैर को यह कहा गया था कि मुजरिम बताकर इसे सजा दी गई थी। उसी में फैक्ट्री का मैनेजर और फैक्ट्री का मालिक ये बताता हुआ नजर आता है कि जब ये आग लग रही थी, आग लगी हुई थी, तो उस वक्त जुबैर ये आग बुझाने में मसरूफ था। और उसके बाद ये बात भी कि जो 2 साल तक वो इसी मालिक के साथ जॉब भी करता रहा, तो फिर आखिर 3 साल के बाद उसे इसका मुजरिम क्यों करार दिया गया, खास तौर पर उस वक्त जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। यहाँ पर फरूक नसीम और हसन साबिर अपने दलाइल देते रहे और सरकारी वकील एक बार फिर तैयारी नहीं कर आए थे और वो उन सवालात के जवाब नहीं दे सके। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि इस सारे मामलात से एमक्यूएम के तमाम कारकुनान को न सिर्फ बाइज्जत बरी किया जाता है, बल्कि वो पैराग्राफ भी हज़फ कर दिया जाता है। अब ये बाकायदा कोर्ट का फैसला हो गया। अब खेल में होगा कि अदालत ने इस फैसले में ताखीर तकरीबन 10 साल में की और उस दौरान एमक्यूएम का सियासी ट्रायल होता रहा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का होता रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी के बाद से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो के तमाम उनकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सियासी कैरियर को देख लीजिए, या फिर आप बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी कैरियर को देख लीजिए। 40 साल तक ये इल्जाम लेकर खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलती रही और पिछले साल जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस केस का फैसला सुनाते हुए इसमें भुट्टो साहब को बेकसूर करार दिया था। एक सियासी जमात का 40 साल तक ट्रायल होता रहा, दूसरी तरफ एक सियासी जमात का 10 साल तक ट्रायल होता रहा। आज एमक्यूएम के तीनों धड़ों ने इस हवाले से खुशियां मनाई। एमक्यूएम लंदन का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर यह सामने आया कि तारीख ने एक बार फिर एमक्यूएम को बेगुनाह साबित कर दिया, जबकि यही बयान बिल्कुल एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने आज इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। मुस्तफा कमाल साहब की मिठाई खाते हुए तस्वीर भी सामने आई है और इस सारे वाकयात से आपको यूं लगा कि जनाबे वाला एमक्यूएम ओवरऑल, यानी कि तीनों एमक्यूएम ने अपने आप को बरीउल जिम्मा, एमक्यूएम इस तीनों एमक्यूएम जो है के धड़े इस सारे मामला से बाइज्जत खुद को बरी समझने लगे और ये सियासी ट्रायल का मामला भी अब खत्म शुद की तरफ चल रहा है। ये सारी सूरत हाल एक तरफ चल रही है और ये सारी सूरत हाल एक तरफ फिर गंभीर होती जा रही है कि क्या एमक्यूएम के इस मामलात के बाद अब एमक्यूएम क्या किसी मजबूत पोजीशन में आ सकेगी और क्या एमक्यूएम दोबारा से उसी तरीके से काम कर सकेगी। मैं तीनों एमक्यूएम का जिक्र कर रहा हूं, बल्कि दोनों एमक्यूएम का जिक्र कर रहा हूं, एमक्यूएम पाकिस्तान का भी और एमक्यूएम लंदन का भी। खैर, सवाल ये नहीं है, सवाल इससे बढ़कर यह है कि आखिर क्यों कर अदालतें इस तरीके का फैसला देती है सियासी बुनियादों पर, और उसके बाद चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, इन सब को ये तमाम की तमाम चीजें भुगतना पड़ती है। आज जो बातें एमक्यूएम जहां से बरी हुई है, वहीं आज तहरीक इंसाफ इसकी जद में नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस केस से बरी हुई, उसी केस की जद में आज इमरान खान नजर आते हैं। क्या ये मामला इसी तरीके से चलते रहेंगे और आइंदा दिनों में इसका कोई हल भी मुमकिन होगा या नहीं होगा? खैर, बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए और इस वक्त में पूरी एक लॉट को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब इसका जिम्मेदार कौन किसे करार देगा? अदालती फैसलों को, या फिर उस वक्त चलने वाली तमाम इंक्वायरीज को, या फिर पॉलिसी मैटर्स को? इसके साथ साथ ही एक नई चीज तब्दील हुई है और एक बड़ी खबर 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, और वो है एक मारूफ सहाफी अब्दुल मालिक साहब जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होते हैं। उन्होंने एक खबर दी और उन्होंने खबर ये दी कि जरदारी साहब ने फैसला कर लिया है कि मुराद अली शाह साहब को वजीर आला सिंध के ओहदे से हटाया जाएगा, लेकिन इसके आड़े आ चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अब जरा से मामलात को समझने की कोशिश कीजिएगा और बातों को कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक शख्स पर दोनों, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुत्तफिक हो। दोनों के दरमियान किसी न किसी तरह पर इख्तलाफ पाया जाता है। जिस जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में बरसरे इक़्तिदार आई, तो कायम अली शाह साहब को वजीर आला बनाया गया था। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फैसला साजी में उस तरह से शामिल नहीं थे। जब 2013 में पहला टेन्योर खत्म होता है, तो दूसरे टेन्योर में एक बार फिर कायम अली शाह को वजीर आला सिंध का मनसब दिया जाता है। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी रजिस्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं मानी जाती। मगर उनके टेन्योर के 1-1.5 साल के बाद ही कायम अली शाह साहब को हटाकर मुराद अली शाह साहब को वजीर आला सिंध बनवाया जाता है, खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मर्जी से।
पिछले दिनों में ये खबरें बहुत ज्यादा चलती रही और रमजानुल मुबारक के दौरान ये खबर बहुत ज्यादा गर्दिश करती रही कि मुराद अली शाह साहब को वजीर आला के मनसब से हटाने के लिए कुछ लोग मूव कर रहे हैं और इसमें ज़ारी साहब भी इसमें शामिल चाहते हैं कि हट जाएं। और उसमें एक साहब जो कि आजकल एक बड़े सीनियर वजीर के ओहदे पर है, वो शेरवानी भी सिलवाने में मसरूफ नजर आ रहे थे। लेकिन फिर मामला कुछ इस तरह के हुए कि वहीं पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सबके सामने अली उल ऐलान कह दिया कि उनका पहला इंतखाब मुराद अली शाही है और मुराद अली शाही वजीर आला रहेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त भी मुराद अली शाह को ही अपने साथ रखते हैं। यहाँ पर एक मामला ये कि आसिफ अली ज़रदारी एक सियासी शख्सियत को वजीर आला के ओहदे पर देखना चाहते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौक़िफ़ ये है कि एक टेक्निकल आदमी, एक स्ट्रॉन्ग आदमी जो कि चीज़ों को समझता हो, उसे उस ओहदे पर रहना चाहिए। मुराद अली शाह का इंतखाब वजीर आला सिंध के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसीलिए किया था कि वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आते थे। अभी भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। अभी भी अगर आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पहला इंतखाब अगर पूछेंगे तो शायद मुराद अली शाही है। तो अगर जो लोग ये बात खबरें चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को हटाया जा रहा है या वो हटाने की तैयारियां की जा रही है, मेरी इत्तलात यह है कि अभी तक इस तरह की कोई भी मूव बाकायदा से नहीं हुई है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज भी एतमाद मुराद अली शाह पर ही है। तो जो लोग भी दूसरे वुज़रा, खासतौर पर कुछ सीनियर वुज़रा शेरवानी सिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अभी ठहर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ियों के पेट्रोल पर और गाड़ियों की सड़कों पर तवज्जो दें, क्योंकि वही उनके गले की हड्डी बनने वाली है। इशारा आपको मैंने दे दिया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद।